प्रस्तुत है मीना मर्डर केस। सुनील चेत्तर, सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा रचित। अध्याय 1। शनिवार रात। बगल की किसी कोठरी में से किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज आ रही थी। वीरेंद्र कपूर अपने स्थान से उठा और दरवाजे के समीप पहुंचा। वह कान लगाकर सुनने लगा। जेल के उस ब्लॉक में वही कैदी बंद थे जिन्हें वो अदालत से फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। रोने सुबकने की आवाजें बदस्तूर उसके कानों तक पहुंच रही थीं। गलियारे में से एक संतरी खड़ा बीड़ी पी रहा था। सुनो, वीरेंद्र कपूर ने आवाज लगाई। संतरी उसके करीब पहुंचा। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से वीरेंद्र कपूर की तरफ देखा। कौन रो रहा है? वीरेंद्र कपूर ने पूछा। चमन लाल, संतरी बोला। मुझे शुक्रवार सुबह फांसी लगने वाली है ना। ओह, मैं मरना नहीं चाहता। आर्तनाद से सारा ब्लॉक गूंज गया। मैं मरना नहीं चाहता। चमनलाल मरना नहीं चाहता, संतरे विचलित स्वर में बोला। लेकिन कल रात इसने अपने कपड़े फाड़कर एक रस्सी बनाई थी और उसकी सहायता से फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। कितनी अजीब बात है। जान चली जाने के डर से दहशत खाकर इसने खुद जान देने की कोशिश की। फांसी से बचने के लिए फांसी लगाने की कोशिश की इसने। वीरेंद्र कपूर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वक्त क्या हुआ है? उसने खोखले स्वर में पूछा। संतरे ने अपने कलाई पर घड़ी देखी और बोला, 11:30 बजे हैं। आज शनिवार है ना? हाँ। संतरी एक क्षण टिटका और फिर बड़े हमदर्दी भरे स्वर में बोला, अगले शनिवार की सुबह तुम भी तो। संतरी ने जानबूझकर वाक अधूरा छोड़ दिया। हाँ, वीरेंद्र कपूर ने सोचा। वह भी तो। आज शनिवार था और रात के 11:30 बजे थे। अगले शनिवार सुबह सवेरे उसे फांसी दी जाने वाली थी, यानी कि उसकी जिंदगी में सिर्फ 6 दिन बाकी थे। रवि, सोम, मंगल, बुध, वीर, शुक्र। मैं मरना नहीं चाहता। गलियारे में फिर आवाज गूंजी, मैं मरना नहीं चाहता। अगर इसने फिर आत्महत्या करने की कोशिश की तो? वीरेंद्र कपूर ने पूछा। अभी ऐसा नहीं कर सकेगा, संतरे बोला। अभी हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। कैसी अजीब बात है, वीरेंद्र कपूर बोला। इसे इसलिए मरने से रोका जा रहा है क्योंकि कुछ दिन बाद इसे फांसी पर चढ़ाया जाना है। अगर ये खुद मर गया तो? एक सामने वाली कोठरी में बंद कैदी चिल्लाकर बोला। तो कानून की तसल्ली कैसे होगी? कानून अधूरा नहीं रह जाएगा। चुप, चुप रह साले, संतरी उसकी तरफ मुंह करके गरजा। उत्तर में कैदी ने जोर से अट्ठास किया। यह कौन है? वीरेंद्र कपूर ने पूछा। इसका नाम जंगी है, संतरी ने बताया। बहुत बड़ा दादा है, कई खून कर चुका है। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाती? आखिर पकड़ा ही गया, फांसी मिली है इसे भी। ये तो फांसी के नाम से भयभीत नहीं लगता। हाँ, ये बात तो है। हौसले की कमी नहीं इसमें। ये डरता किसी बात से नहीं, अपने अंजाम से भी नहीं। वीरेंद्र कपूर कुछ क्षण गलियारे से पार अपनी कोठरी से सीखचों के पीछे खड़े जंगी को देखता रहा। फिर उसने निगाह फिरा ली। चमनलाल उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके फूट फूट रोने की आवाज़ अभी भी उसके कानों में पहुंच रही थी। ये चमनलाल, वीरेंद्र कपूर फिर संतरी से संबोधित हुआ, जो रो रहा है। क्या किया था इसने? इसने अपनी बीवी का खून किया था, संतरी बोला। तुम्हारी तुम्हारी तरह। वीरेंद्र कपूर के मुंह से न फूटा। उसकी आंखें संतरी के सिर के ऊपर से कहीं शून्य में केंद्रित हो गईं। सुनो, संतरी बोला। वो उसके और समीप सरक आया। वीरेंद्र कपूर ने खाली खाली निगाहों से उसकी ओर देखा। तुम इतने बड़े आदमी हो, संतरी बोला, पढ़े लिखे, पैसे वाले, सोसाइटी में रुतबा रखने वाले। तुमने अपनी बीवी का खून क्यों किया? मैंने अपनी बीवी का कोई खून नहीं किया, वीरेंद्र कपूर बोला, लेकिन उसे खुद अपनी आवाज़ अजनबी लगी। संतरी के होंठों पर एक अविश्वासपूर्ण मुस्कुराहट उभरी। मैंने मीना का खून नहीं किया। मैं निर्दोष हूँ। सब यही कहते हैं, कोई अपना गुनाह अपने मुंह से कबूल नहीं करना चाहता। मैं निर्दोष हूँ। तुम्हें सेशन से फांसी की सजा हुई है। हाई कोर्ट से सजा की तस्दीक भी हुई है। तुम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे, लेकिन तुमने खुद ऐसा नहीं किया। अब जबकि तुम्हारे फांसी चढ़ने में 6 दिन बाकी हैं, तो तुम कहते हो कि तुम निर्दोष हो। मैं निर्दोष हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अपील न करने की वजह यह थी कि मेरा दिल टूट गया था। मैं ज़िंदगी से बेजार हो गया था।
मेरा अपना जी चाहने लगा था कि मैं जल्दी से जल्दी बेरहम दुनिया से किनारा करूं, लेकिन अब क्या हो गया है? अब एकाएक मैं मौत से डरने लगे हो? संतरी व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, पता नहीं क्यों जिंदगी से मेरा एक मोह एकाएक फिर प्रबल हो उठा है। इस चमनलाल की दाद फरियाद ने मेरे दिमाग के तार झंझना दिए हैं। एकाएक मुझे लगने लगा कि ज़िंदगी ऐसी सस्ती चीज़ नहीं कि यूँ इतनी आसानी से हाथों से निकल जाने दिया जाए। मुझे महसूस होने लगा कि मुझे अपनी आखिरी सांस तक अपनी जान को इस जान में सलामत रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब क्या हो सकता है? शायद कुछ हो सकता है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हारी ज़िंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ 6 दिन का वक्फा रह गया है। अब तो कोई करिश्मा ही तुम्हें बचा सकता है। करिश्मा भी नहीं बचा सकता है। जंगी बोला। उसने फिर गगन विद्या अट्टहास किया। मौत लाजमी है बाबू। चुप रहे साले, संतरी गरजा। तू चुप रहे हरामजादे, जंगी उससे ज्यादा ऊंचे स्वर में गरजा। तेरी मौत आई है, संतरी दांत पीस कर बोला। वह तो आई ही है, जंगी ने फिर जोर अट्टहास किया। नई बात क्या बता रहा मुझे? संतरी उसकी तरफ बढ़ा। जंगी पूर्ववत हंसता रहा। संतरी ने अपने हाथ में थामा डंडा और जोर से दरवाजे की सींगचों को थामे जंगी के हाथों पर मारा, लेकिन जंगी ने फौरन हाथ वहां से हटा लिया। डंडा लोहे से टकरा और संतरी के हाथ से निकलता निकलता बचा। बाबू, कभी संतरी की परवाह किए बिना उच्च स्वर में वीरेंद्र कपूर से संबोधित हुआ। मैं जानता हूँ तू निर्दोष है, तुझे फंसाया गया है। तुम कैसे जानते हो? वीरेंद्र कपूर तनिक हैरानी से बोला। क्योंकि मैं तेरे जैसे सफ़ेद पोशों की किस्म को जानता हूँ। तुम पढ़े लिखे संभ्रांत लोग गुस्से में औरत का गला घोंट सकते हो, उसे पीट पीट कर मार सकते हो, उसे छत से धक्का दे सकते हो, लेकिन उसे शूट नहीं कर सकते। इस काम के लिए हौसला दरकार होता है, और वह हौसला तुम्हारे जैसे घर गृहस्थ वाले सफ़ेद पोशों में जंगी ने आज तक नहीं देखा। तुझे फंसाया गया है बाबू। लेकिन मेरे लेकिन मेरे फांसी चढ़ जाने से किसी को क्या फ़ायदा? किसी को तो फ़ायदा ज़रूर होगा। वीरेंद्र कपूर चुप रहा। तू हिम्मत हार चुका है बाबू, इसलिए तूने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। साधन होते हुए भी ऐसा नहीं किया तूने। सेशन कोर्ट ने मुझे फांसी की सज़ा सुनाई, और तूने उसे भी अपना मुकद्दर का समझकर कबूल कर लिया। तेरी जगह मैं होता तो मैं कहर बर्पा देता। तेरे जैसा साधन मेरे पास होते तो मैं कातिल होते हुए भी अदालत से बरी होकर दिखा देता। कैसे? अब क्या बताऊं कैसे? अब तेरा वक्त बीत गया है बाबू। अब सुनकर क्या करेगा? अभी 6 दिन बाकी हैं, वीरेंद्र का पूर्वक के स्वर में बोला। अब उन 6 दिनों में कुछ नहीं होने वाला। अब अपनी बदकिस्मत पर आंसू बहाने के अलावा तू कुछ नहीं कर सकता। वीरेंद्र कपूर खामोश रहा। उसका हाथ अपने आप ही जेब में पड़े एक लिफाफे पर सरक गया। उस लिफाफे के भीतर एक चिट्ठी थी जिसे वो 20 बार पढ़ चुका था। कितनी देर वह उस लिफाफे को टटोलता रहा। फिर एक एक उसने खंखार कर गला साफ किया और फिर संतरी से संबोधित हुआ। दरोगा जी, जरा इधर आना। संतरी डंडा हिलाता हुआ उसकी कोठे के दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। बोलो, वह बोला। मैं वार्डन से मिलना चाहता हूँ। इस वक्त नहीं, कल सुबह। मैं वार्डन को खबर कर दूंगा। जरूर करना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा। संतरी गलियारे में आगे बढ़ गया। वीरेंद्र कपूर वहीं दरवाजे के पास फर्श पर बैठ गया। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, और 6 दिनों बाद उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाने वाली थी। रविवार सुबह। वार्डन का नाम निहाल सिंह था। एक लगभग 55 साल का, सूरत से ही बड़ा लालची और अय्याश लगने वाला आदमी था। पिछली रात वाला संतरी उसके साथ था। तुम मुझसे मिलना चाहते थे? वह बड़ी सहानुभूतिपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, वीरेंद्र कपूर बोला। क्यों? मैं आपसे कुछ बात बता करना चाहता हूँ। वीरेंद्र कपूर एक क्षण टिटका और फिर धीरे से बोला। खास प्राइवेस। वार्डन बोला। फिर वो संतरी की ओर घूमा और आदेशपूर्ण स्वर में बोला। दौलत, दरवाजा खोलो। दौलत ने आगे बढ़कर वीरेंद्र कपूर की कोठरी के दरवाजे पर लगा ताला खोला। थर्मस और पैकेट भीतर रख दो, वार्डन बोला। तुम और जाकर गलियारे के सिरे पर खड़े हो जाओ। दौलत ने तुरंत आदेश का पालन किया। उसके मारते ही वार्डन ने कोठरी में कदम रखा। तुम्हारा ब्रेकफास्ट है। थर्मस और पैकेट की तरफ संकेत करते बोला।
वही लड़की लाई थी जो हमेशा तुम्हारे लिए खाना लेकर आती है। क्या नाम था उसका? मंजुला। हाँ भाई, मंजुला बड़ी अच्छी लड़की है। तुमसे बहुत मोहब्बत करती मालूम होती है। मैं उससे शादी करने वाला था। ओह, वीरेंद्र कपूर खामोश रहा। ब्रेकफास्ट कर लो, वार्डन बोला। थर्मस में चाय और पैकेट में सैंडविच। पहले आप ये नहीं पूछेंगे मैंने आपको क्यों मिलने मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था? अच्छी बात है, पहले यही बताओ। वार्डन साहब, वीरेंद्र कपूर किंतु व्यग्र स्वर में बोला। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं फांसी के फंदे से बच सकता हूँ। कैसे? वार्डन हंसा। कभी जेल से भाग जाने दूँ? नहीं। तुम्हारे बचाव का और कोई तरीका तो मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता। एक तरीका है, और वह तरीका तुम समझते हो कि आने वाले 6 दिनों में कारामद साबित हो सकता है। मुमकिन है। क्या तरीका है वह? इसे पढ़िए। वीरेंद्र कपूर ने जेब से में पड़ा लिफाफा निकाला। उस लिफाफे में से उसने एक तय की चिट्ठी निकाली और वार्डन को सौंप दी। ये क्या है? वार्डन बोला। चिट्ठी है। वीरेंद्र कपूर बोला। जरा पढ़िए इसे। वार्डन ने चिट्ठी का रुख रोशनी की तरफ किया। उसे पढ़ने लगा। लिखा था, दोस्त, ये तो मैं नहीं जानता कि तुम्हारी बीवी का कत्ल किसने किया है, लेकिन इतना मुझे पक्का मालूम है कि तुम कातिल नहीं हो। मुझे उम्मीद थी कि तुम अदालत से छूट जाओगे, लेकिन तुम्हारा वकील ऐसा अहमक निकला कि तुम्हें रिहा न करवा पाया। कत्ल की रात को मैं उस इमारत से मैं जो कुछ कर रहा था, अगर मुझे फंसवा देने वाला अपराध ना होता तो मैं ज़रूर गवाह के तौर पर अदालत में पेश हो जाता। अब भी अगर तुम कोई ऐसा इंतज़ाम कर सकोगे कि सरकार मुझे वादा माफ़ गवाह का दर्जा देकर मुझे ये विश्वास दिला दे कि मेरा हित नहीं होगा, तो मैं जो कुछ जानता हूँ उसे अदालत में दोहराने को तैयार हूँ। एक भी गुनाह आदमी फांसी पर चढ़ जाए, ये मेरी अंतरात्मा को गंवारा नहीं। तुम चाहो तो जान बख्शो के माध्यम से मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। जान बख्शो रौनक बाजार में एक रेस्टोरेंट चलाता है, उससे बिल्ली के बारे में पूछना। वार्डन ने चिट्ठी बंद कर दी। उसने घूरकर वीरेंद्र कपूर की तरफ देखा और फिर तनिक कठोर स्वर में बोला, ये चिट्ठी तुम तक कैसे पहुंची? पहुंच गई किसी तरह, वीरेंद्र कपूर बोला। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है वार्डन साहब, इसे इसे जाने दीजिए। कब पहुंची? 2 हफ्ते पहले। तुम चाहते क्या हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिल्ला नाम का ये आदमी जिसने मुझे ये चिट्ठी लिखी क्या जानता है। मुमकिन है ये आदमी असली कातिल को जानता हो। तुम ये राग अलापना बंद नहीं करोगे तो असली कातिल कोई और है। यह हकीकत है वार्डन साहब। वार्डन एक क्षण खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हें इस चिट्ठी की अमल करना पहले क्यों नहीं सूझा? जबकि ये तुम्हें मिली थी तब मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं थी। तब तो मैं जल्द से जल्द इस ज़िंदगी से निजात पाना चाहता था। अब क्या हो गया है? कल रात ऐसा कुछ हो गया जिसने मेरा नज़रिया बदल दिया। अब मैं अपने आखिरी सांस तक अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। अच्छा। और मैं आपको इस काम में आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इस चिट्ठी के लिखने वाले की तलाश करना चाहता हूँ। मैं और भी कई लोगों से मिलना चाहता हूँ। ये कैसे हो सकता है? आप चाहें तो हो सकता है। जिन लोगों से मैं मिलना चाहता हूँ, आप मेरी उनसे मुलाकात यहीं करवा सकते हैं, अपने ऑफिस में करवा सकते हैं या कहीं और अपनी निगाहों के मुनासिब जगह पर करवा सकते हैं। आपके लिए ये मामूली काम है। लेकिन मेरे भाई, ये काम मैं भला, और इस मामूली कदम के बदले में आपको 50,000 रुपया दूंगा। वार्डन डट। उसने गौर से उसकी तरफ देखा। क्या कहा? वह बोला। वही जो आपने सुना, 50,000 रुपये। इतने रुपए तुम कहाँ से लाओगे? इससे आपको कोई मतलब नहीं। आप हामी भरिए, आपको रुपए मिल जाएंगे। तुम जेल में बंद हो, ये समस्या मेरी है, आपकी नहीं। नगद? हाँ, और नहीं तो क्या। मेरा मतलब है कि चेक नहीं चलेगा। मैं आपकी सेवा में नगद 50 रुपये हाजिर करूंगा। वार्डन की आंखें लालच से चमक उठी। कब? उसने पूछा। कल। मेरा एक पार्टनर ये रकम यहाँ ले आएगा और साथ में सारे शहर में ढोल पीट देगा कि वार्डन ने रिश्वत ली है। हरगिज नहीं, इस बात की किसी भी जुबान पर जिक्र नहीं आएगा। मैं गारंटी करता हूँ। 50,000 के काबिल तुम्हारी हैसियत अभी है? आप फालतू बातें कर रहे हैं। आप आम खाने से मतलब रखिए, पेड़ गिनने से नहीं। बेहतर है आपको ये सौदा मंजूर है तो एक आदमी से मैं आज ही मिलना चाहता हूँ। मेरा काम करने से पहले अपना काम कराना चाहते हो? आज रविवार है, आपका काम आज नहीं हो सकता क्योंकि आज बैंक बंद है। लेकिन मेरा काम आज हो सकता है। एक इकलौते आदमी ने मुझे मिल लेने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। कल आपकी खिदमत में रकम हाजिर ना हो तो फिर कभी बेशक मेरी बात भी मत सुनिएगा।
किससे मिलना चाहते हो तुम? सुनील कुमार चक्रवर्ती से। वह कौन है? वह ब्लास्ट का रिपोर्टर है। हो सकता है वो मेरे लिए अंधेरे में रोशनी की इकलौती किरण साबित हो। तुम तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? ये जानकर आप क्या करेंगे? लेकिन खातिर जमा रखिए वार्डन साहब, वह मुझसे बात ही करेगा, मुझे जेब में डालकर यहाँ से ले नहीं जाएगा। इस आदमी का कोई पता वगैरह? उसके अखबार के दफ्तर में फ़ोन कीजिए, वहाँ आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बेहतर। वार्डन वहाँ से विदा हो गया। रविवार दोपहर। दोपहर बाद एक संतरी वीरेंद्र कपूर को वार्डन के ऑफिस में ले गया। वार्डन के संकेत पर वह एक भीतरी कमरे में दाखिल हुआ। उसके भीतर दाखिल होते ही वार्डन ने स्वयं दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। भीतर एक कुर्सी पर एक सुंदर युवक बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। सुनील, वीरेंद्र कपूर ने पूछा। मेरा ही नाम है, वह युवक बोला। वीरेंद्र कपूर उसके बगल में जा बैठा। सिगरेट? सुनील ने अपने लकी स्ट्राइक के पैकेट से अपने विशिष्ट अंदाज में झटक कर एक सिगरेट आधा बाहर निकाला और वीरेंद्र कपूर की तरफ बढ़ा दिया। थैंक्स। वीरेंद्र कपूर ने सिगरेट ले लिया। सुनील ने लाइटर से उसका सिगरेट सुलगा दिया। वीरेंद्र कपूर हौले हौले से सिगरेट कश लगाने लगा। वार्डन कह रहा था कि आपने खास तौर से मुझे याद फरमाया है। सुनील बोला। हाँ, मैं आपसे फ़ौरन मिलना चाहता था। आप मुझे जानते हैं? नाम से वाकिफ़ हूँ, सूरत आज ही देखी है। आप मुझसे अपनी पत्नी के कत्ल के बारे में कुछ कहना चाहते थे? कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। मीना मर्डर केस से नावाकिफ़ तो नहीं होंगे आप? नहीं हूँ, आखिर अखबार नवीस हूँ। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या मैं बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। राजनगर में दर्जनों अखबार नवीस हैं। आपने मुझे क्यों चुना? क्योंकि मुझे सिर्फ आपसे कुछ उम्मीदें हैं। कैसी उम्मीदें भाई साहब? मैं ज़ाती तौर पर आपसे कभी नहीं मिला, लेकिन ब्लास्ट में छपने वाले आपके कारनामों से मैं नावाकिफ़ नहीं। मेरे दिल में ये आवाज़ निकली कि आज की तारीख में इस दुनिया में अगर कोई आदमी मेरी बेगुनाही पर विश्वास कर सकता है तो वो आप ही हैं। आप बेगुनाह हैं? हाँ, वीरेंद्र कपूर दृढ़ स्वर में बोला। लेकिन अदालत ने आपको गुनाहगार माना है और आपको सज़ा सुनाई है। ये मेरी बदकिस्मती है। आपको फांसी कब होने वाली है? अगले शनिवार सुबह। अपनी बेगुनाही की दुहाई देने का ख्याल बड़ी देर से आया आपको? उसकी इकलौती वजह यह थी कि अपनी ज़िंदगी से मुझे दोबारा मोह अभी हुआ है। कपूर साहब, अगर आप अपने को बेगुनाह समझते तो आपको किसी बड़े वकील से संपर्क साबित करना चाहिए था। किसी पत्रकार को क्यों बुलाया आपने? मैंने किसी पत्रकार को नहीं बुलाया, एक निर्दोष पत्रकार को बुलाया है। मैंने सुनील कुमार चक्रवर्ती को बुलाया है। आप मुझे ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं मिस्टर सुनील। मैं जानता हूँ आपने हमेशा ऐसे लोगों की मदद की है जो सताए गए हैं, जिन पर जुल्म हुए हैं, जो बेगुनाह फंसाए गए हैं, जिनकी बात दुनिया में किसी ने विश्वास नहीं किया, ना कानून ने, ना पुलिस ने, ना जनता ने, ना उनके सगे संबंधियों ने। मिस्टर सुनील, अगर मैं गुनाहगार होता तो मैं आज की हालत में पहुंचने से बहुत पहले प्रभावशाली लोगों के संपर्क स्थापित करता। उन बड़े बड़े वकीलों से संपर्क स्थापित करता जो लाख रुपए की फीस के बदले मुजरिम को भी बरी करा लेते हैं। लेकिन ऐसे पुलिस वाले अधिकारियों के पास जाता जो अपराधी के हक में केस का हुलिया बदल देते हैं। ऐसे जजों के संपर्क में स्थापित करता है जो रिश्वत लेकर मुकदमे का फैसला गुनाहगार के हक में कर देते हैं। ऐसे राजनीतिक नेताओं के पास जाता जिनकी झोलियां चंदों से भरकर मैं अपना हर गुनाह माफ़ करवा सकता था। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। कोई मामूली और साधारण इंसान न होने के बावजूद मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं बेगुनाह था और मैं समझता था बेगुनाह आदमी को सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन हमारे समाज ने, हमारे पुलिस ने, हमारे कानून ने मेरा भरम तोड़ दिया। मैं बेगुनाह मारा जा रहा हूँ मिस्टर सुनील। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल नहीं किया। जिस हालत में इस वक्त मैं हूँ, उससे कोई बड़ा वकील मेरी मदद नहीं कर सकता। कानून अपना काम कर चुका है, इंसाफ हो चुका है, मुझे फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। अब मैं सिर्फ उस घड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ जिससे मुझे कानूनी तौर पर संसार से रुखसत किया जाना है। ऐसे में अगर मेरी कोई मदद कर सकता है तो वह आप ही हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? आप असली कातिल को तलाश कर सकते हैं शनिवार से पहले। हाँ कपूर साहब, मैं आपकी बेगुनाही पर विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन करिश्मा मैं फिर भी नहीं कर सकता। मैं एक मामूली आदमी हूँ, एक साधन
मामूली हैं, मेरे साधन मामूली हैं, मेरे पहुँच मामूली है, मेरे पास कोई ऐसा जादू का डंडा नहीं जो मैं आई अंडरस्टैंड, फिर भी आप कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश भी किसी आधार पर होती है, एक आधार है मेरे पास, मतलब प्रिंस कपूर ने उसके सामने जान बास्को वाली चिट्ठी रख दी। सुनील ने बड़े गौर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ चुकने के बाद सुनील बोला, अगर ये चिट्ठी कोई घिनौना मजाक नहीं है तो इतना तो साबित होता है कि इस दुनिया में कम से कम एक तो ऐसा आदमी जो आपको बेगुनाह समझता है। हाँ, वीरेंद्र कपूर तनिक उत्साहपूर्ण स्वर में बोला, अगर आप इस आदमी को तलाश कर सके तो हो सकता है कि उसके माध्यम से आप असली हत्यारे की खोज निकालें। मिस्टर सुनील, असली हत्यारे की गिरफ्तारी ही मुझे निश्चित अंजाम से निजात दिला सकती है। सुनील बोला। उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया, कुछ क्षण विचारपूर्ण मुद्रा बनाए खामोश बैठा रहा और फिर बोला, पहले आप मुझे पूरी कहानी सुनाइए। वह तो आपको मालूम ही होगी। मालूम है, लेकिन मैं आपकी जुबान से जुबानी सुनना चाहता हूँ। अच्छी बात है, सुनिए। वीरेंद्र कपूर ने अपना सिगरेट एस्ट्रे में झोंक दिया और दूसरा सिगरेट लेने से इनकार करता हुआ बोला, अच्छी बात है तो सुनिए। वीरेंद्र कपूर ने अपना सिगरेट एस्ट्रे में झोंक दिया और दूसरा सिगरेट लेने से इनकार करता हुआ बोला, मेरी बीवी मीना, जो कि काफ़ी अरसे से मुझसे अलग रह रही थी, 28 अप्रैल को अपने ज्योति टावर में स्थित फ्लैट में मरी पाई गई थी। किसी ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके फ्लैट में से उसकी लाश का फ्लैट का दरवाज़ा तोड़कर बरामद की गई थी, क्योंकि फ्लैट में ताला लगा हुआ था। ज्योति टावर एक 20 मंजिली आधुनिक इमारत है, जिसमें उसके मालिकान द्वारा एक फोर स्टार होटल भी चलाया जाता है, जिसमें मेरी बीवी के फ्लैट जैसे कई रिहायशी फ्लैट भी हैं, जिसमें दफ्तर वगैरह भी हैं। मुझे मालूम है। अगली सुबह 9:30 बजे के करीब मीना की हाउसकीपर जानकी जब उसके फ्लैट पर पहुंची तो उसने मुख्य द्वार को ताला लगा पाया था। उसने वहां के मैनेजर परंजपे से संपर्क स्थापित किया था। परंजपे ने लिफ्ट के चालक कमल से बात की तो उसे मालूम हुआ था कि मीना फ्लैट छोड़कर बाहर कहीं नहीं गई थी। फिर मैनेजर ने स्वयं ऊपर जाकर मीना के फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसके पास पास की नहीं थी, जैसे कि ऐसी इमारतों के मैनेजरों के पास साधारणता होती है। चाबी की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके। कोर्ट में दिए गए बयानों के मुताबिक तब तक वहां पर फ्लोर वेटर बाबू और सिक्योरिटी चीफ पोतदार भी पहुंच गए। वे वहां मीना के फ्लैट के सामने खड़े होकर अगला कदम निर्धारित करने की कोशिश कर रहे थे कि वहां रमेश मल्होत्रा पहुंच गया। वो कौन है? वह मेरे दलाली के धंधे में मेरा पार्टनर है। मीना मुझसे शादी करने से पहले हमारी फर्म की क्लाइंट थी। 2 साल पहले मुझसे अलहदा हो जाने के बावजूद भी उसने हमारी फर्म को तो नहीं छोड़ा था, लेकिन मैंने इतना ज़रूर किया था कि मीना का खाता मैंने रमेश मल्होत्रा को सौंप दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अलहदगी के बाद मीना के खाते को मैं हैंडल करूँ ये ठीक नहीं था। उस रोज़ धंधे के सिलसिले में मैं उसके उस रोज़ धंधे के सिलसिले में उसकी मीना से 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी। उसने मीना के दरवाजे के सामने जमा लोगों को जब अपनी 10 बजे की अपॉइंटमेंट के बारे में बताया तो सब लोग मीना के प्रति चिंतित हो उठे। फिर यही फैसला किया गया कि दरवाज़ा तोड़कर खोला जाए। वीरेंद्र कपूर एक क्षण को ठिठका। उसके शरीर ने एक हल्की सी झुरझुरी ली। मीना अपने फ्लैट में बैठक के फर्श पर पड़ी पाई गई थी। उसकी खोपड़ी के पृष्ठभाग में गोली लगी थी। दरवाजा किसने तोड़ा था? सिक्योरिटी चीफ पोतदार ने। उसी ने सबसे पहले फ्लैट में कदम रखा था। उसके पीछे पीछे मौजूद लोग भी भीतर दाखिल हुए थे। आपका पार्टनर रमेश मल्होत्रा, मैनेजर परंजपे, फ्लोर वेटर बाबू और आपकी पत्नी की हाउसकीपर जानकी। हाँ, फिर मैनेजर ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर क्या किया ये सब मुझे मालूम नहीं, लेकिन पुलिस ने उसी सुबह मेरी क्लब में मुझे गिरफ्तार कर लिया कि जब मैं टेनिस खेलने गया हुआ था।
पुलिस ने ही मुझे बताया कि मेरी पत्नी की हत्या मेरी रिवॉल्वर से हुई थी। ऐसा कैसे हो गया? क्या पता कैसे हो गया, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है रिवॉल्वर तो बरामद नहीं हुई थी। हाँ, रिवॉल्वर आज तक बरामद नहीं हुई है। पुलिस को घटनास्थल पर मीना की लाश के पास मर्डर वेपन नहीं मिला था। तो फिर पुलिस ये कैसे दावा कर पाई कि हत्या आपकी रिवॉल्वर से हुई थी? क्योंकि लाश में से जो गोली बरामद हुई थी वह बहुत पुराने डिज़ाइन की एक खास तरह की वेबल स्कॉट रिवॉल्वर की थी। मैंने पुलिस मैंने पुलिस ने मुझसे पूछा क्या मेरे पास वैसे ही कोई रिवॉल्वर थी। मैंने पुलिस को पूरी ईमानदारी के साथ बताया था कि वैसे ही रिवॉल्वर मेरे पास थी। वो मेरे फ्लैट की मेरी राइटिंग टेबल के दराज में मौजूद थे। पुलिस ने मुझे साथ लेकर मेरे फ्लैट में गई थी, लेकिन रिवॉल्वर वहाँ नहीं थी। तभी उन लोगों को मेरी पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उन्होंने ये कैसे सूझा कि आपके पास कोई वेबल स्कॉट रिवॉल्वर हो सकती थी? मेरे दूसरे पार्टनर प्रकाश जय सबरवाल ने उन्हें बताया था। तब सबरवाल को यह मालूम नहीं था कि मीना का कत्ल हो चुका था। आपके कितने पार्टनर? दो, रमेश मल्होत्रा और प्रकाश सबरवाल। सबरवाल को कैसे मालूम था कि आपके पास कोई वेबल स्कॉट रिवॉल्वर थे? क्योंकि वैसे दो एंटीक रिवॉल्वर हमने इकट्ठी खरीदी थी। एक सबरवाल के पास थे और एक मेरे पास भी। जब दोनों रिवॉल्वर एक जैसी थी तो पुलिस को सबरवाल पर शक क्यों नहीं किया? सबरवाल के पास मेरी बीवी का कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी, और फिर उसकी रिवॉल्वर उसके पास थी, और बैलिस्टिक एक्सपर्ट के रिपोर्ट के मुताबिक घातक गोली उसकी रिवॉल्वर से नहीं चलाई गई थी। क्योंकि अपनी रिवॉल्वर पेश नहीं कर सका था क्योंकि मैं अपनी रिवॉल्वर पेश नहीं कर सका था, इसलिए पुलिस ने यही दावा किया कि मैंने जानबूझकर रिवॉल्वर कहीं गायब कर दी थी। रिवॉल्वर के अलावा भी तो और कोई सबूत थे आपके खिलाफ? हाँ, मेरे खिलाफ सबसे घातक सबूत तो चाबी थी। ज्योति टावर वाले फ्लैट में जब मैं भी मीना के साथ रहता था तो हमने फ्लैट के दरवाजे पर एक बड़ा स्पेशल ताला फिट किया करवाया था, जिसकी केवल दो ही चाबियां उपलब्ध थी। उनमें से एक चाबी मेरे अधिकार में थी, दूसरी मीना के पास थी। जब मैं फ्लैट छोड़कर अलग रहने लगा तब भी वह मेरी चाबी मेरे पास ही थी। मैनेजर परंजपे के पास की उस स्पेशल ताले की वजह से ही बेकार थी। वह ताला लगा होने की वजह से ही दरवाजे को तोड़कर खोलना पड़ा था। आपकी चाबी आपके पास थी और वह भी रिवॉल्वर की तरह गायब हो गई थी। मेरी चाबी मेरे पास थी और आपकी पत्नी की चाबी वो मीना के पास थी। ताला तोड़ने के बाद जब लोग फ्लैट में घुसे थे तो मीना की चाबियों का गुच्छा भीतर एक मेज पर रखा पाया गया था। उस स्पेशल ताले की चाबी भी उस गुच्छे में मौजूद थी। क्योंकि उसकी चाबी भीतर मौजूद थी, इसलिए पुलिस ने यही नतीजा निकाला था कि मीना को शूट करने के बाद मैं अपनी चाबी से दरवाज़ा बाहर से बंद करता करता गया था। मुमकिन है कि किसी के पास डुप्लीकेट चाबी रही हो। नहीं, यह मुमकिन नहीं। उस ताले की दो चाबियां थी और उनकी कभी कोई डुप्लीकेट तैयार नहीं हो गई थी। हाउसकीपर जानकी कई महीनों से मीना से कह रहे थे उसे उसके लिए एक डुप्लीकेट चाबी बनवानी चाहिए थी, क्योंकि उसके बिना उसे बड़ी असुविधा होती है। मीना की गैर हाजिरी में जानकी को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन मीना उसे ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाने को तैयार नहीं थी। मीना अपने जेवरात और शेयर सर्टिफिकेट वगैरह कहीं किसी बैंक के लॉकर में रखने के स्थान पर फ्लैट पर ही रखती थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि डुप्लीकेट चाबी की वजह से हर क्षण उसके मन में असुरक्षा की भावना बनी रहे। आपसे चाबी नहीं मांगी थी उसने? चाबी नहीं मांगी थी क्योंकि मेरे प्रति उसके मन में अविश्वास की भावना वही वही थी। क्योंकि वह फ्लैट मेरा भी था, इसलिए चाबी मांगना वैसे भी अजीब लगता। वैसे अपनी मौत से एक महीना पहले उसने एक बार फ़ोन करके मुझे पूछा था कि कहीं मैंने उसकी चाबी से कोई डुप्लीकेट चाबी तो तैयार नहीं करवाई थी। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया था। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने आपकी चाबी आपकी जानकारी के बिना चोरी कर ली हो और उसे डुप्लीकेट बना ली हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चाबी मेरे बाकी चाबियों के एक गुच्छे में बंद रहती थी और मेरा गुच्छा कभी मेरी निगाहों से ओझल नहीं हुआ था। कत्ल के बाद भी आपकी चाबी आपके पास थी? हाँ, आपकी पत्नी का वह फ्लैट जिसमें और भी दरवाजे होंगे? नहीं, फ्लैट का केवल एक ही दरवाजा है जो तोड़कर खोला गया था। खिड़की कई है, लेकिन सब भीतर की तरफ से बंद थे। कमाल है। इसी कमाल की वजह से तो मैं अपने इस अंजाम तक पहुंचा हूँ सुनील साहब। फ्लैट को ताला, भीतर दाखिल होने का और कोई रास्ता मुमकिन नहीं। भीतर मेरी बीवी को गोली लगी लाश।
उसकी चाबी भीतर फ्लैट में और चाबी सिर्फ मेरे पास। गो, गोली मेरी रिवॉल्वर से चली। हर किसी की निगाह में मेरे खिलाफ ओपन एंड शट केस था। फिर भी कातिल आप नहीं हैं। मैं निर्दोष हूँ। सुनील ने एक नया सिगरेट सुलगा लिया। एक क्षण विचारपूर्ण ढंग से सिगरेट के कश लगाता रहा, फिर बोला, और क्या था आपके खिलाफ? आपको मालूम ही होगा कि हत्या से थोड़ी देर पहले मैं उसके फ्लैट में गया था। मुझे मालूम है कि, लेकिन फिर भी आप कहिए। वह भी बड़ी अजीब घटना थी कि मैं इतनी नाजुक घड़ी में मीना के फ्लैट में गया था। अजीब? जी हाँ। मैं कह ही चुका हूँ कि मैं और मीना एक दूसरे से अलहदा हो चुके थे। मैं उसके मैं उससे तलाश तलाक हासिल करने कर रहा था, लेकिन जायदाद के बंटवारे के सिलसिले में हमने कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। मैं जल्दी से जल्दी आज़ाद होने के लिए इसलिए उतावला था क्योंकि मैं एक दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। मंजुला नाम था उसका। जी हाँ। हमारी शादी की बात एकदम पक्की थी। उसमें एक ही अड़चन आ रही थी कि मुझे मीना से तलाक हासिल नहीं हो रहा था। अलहदगी की बाद मीना से संबंध कैसे थे आपके? ठीक थे, कोई रंजिश वाली बात थी ही नहीं, क्योंकि हम दोनों खूब सोच विचार कर इस नतीजे पर पहुंचे थे और फिर अलहदा हुए थे कि हम दोनों पति पत्नी के रूम में डिब्बे पानी संभव नहीं थी। आगे? कत्ल की रात को उस रोज से रविवार था। मंजुला ने मुझे फ़ोन किया और बताया कि मीना ने उस शाम को उसे फ़ोन किया था और उसे बड़ी खराब खराब बातें कही थी। मंजुला के कथनानुसार मीना ने उसे दौलत की दीवानी बाजारों उस औरत तक कहा था और कहा था कि वह उसके पति का पीछे छोड़े। मंजुला बहुत आंदोलित थी और फ़ोन पर लगभग रो ही पड़ी थी। मैंने उसका हौसला बंधाया था और कहा था कि मैं मैं कभी मैं अभी जाकर मीना से बात करता हूँ। मंजुला का आपको कितने बजे फ़ोन आया था? कोई 11:30 बजे। उस वक्त मैं सोने की तैयारी कर रहा था। आप फौरन अपनी बीवी के फ्लैट पर पहुंच गए थे? हाँ, लगभग 25 मिनट मुझे ज्योति टावर पहुंचने में लगे थे। लिस्ट के रास्ते में उसके फ्लैट पर पहुंचा और फिर वहाँ हमारी खूब तकरार हुई। मैंने उस पर मंजुला को फ़ोन पर उल्टी सीधी बात करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वह साफ मुकर गई। कहने लगी उसने मंजुला को कोई फ़ोन नहीं किया था। मैंने उसे झूठी करार दिया और तनाव में आकर उसे खूब जली-घटी सुनाई। बाद में मुझे मालूम हुआ कि हमारी उस तकरार का एक-एक शब्द लिफ्ट चालक कमल ने सुना था। फिर मैं लगभग 40 मिनट मीना के फ्लैट में ठहरा था। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा गरज बरस रहा था। फिर मैंने अपने आप पर काबू किया और मीना पर यूँ आग बबूला होने पर शर्मिंदगी का इज़हार भी किया। कहने का मतलब ये है कि जब मैं वहाँ से विदा हुआ था, ना मैं मीना पर गुस्सा था और ना ही मीना मुझ पर गुस्सा थी। आई सी। फिर मैं लिफ्ट में सवार हुआ और कोच चलाकर नीचे पहुंचा। कोच चलाकर? हाँ। आधी रात के बाद लिफ्ट में चालक नहीं होता। ओह, फिर मैं सीधा अपने फ्लैट पर आ गया। रास्ते में किसी ने आपको देखा? नहीं, जिस वक्त घर पहुंचे थे आप। 1 बजे के बाद किसी वक्त पहुंचा था, शायद एक 1:05 पर, और लाश अगली सुबह 10 बजे बरामद हुई थी। हाँ, लेकिन पुलिस के डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार तब तक मीना को मरे 9-10 घंटे हो चुके थे। आपके खिलाफ और कोई सबूत? मीना के पर्स से मेरी उसको लिखी एक चिट्ठी बरामद हुई थी। उसमें मैंने लिखा था कि अगर वो मुझे तलाक नहीं देगी तो मैं उसके पास उससे पीछे छुड़ाने का और भी तरीका था। उस बात से मेरा मतलब सिर्फ यह था कि अगर राजीनामे में तलाक नहीं होगा तो मैं अपनी तरफ से अदालत को तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दूंगा। लेकिन अदालत के उस पत्र के खिलाफ ये मतलब निकाला गया है कि अगर मीना मुझे तलाक नहीं देगी तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। ओह! और फिर मीना की वसीयत भी बरामद हुई है। मीना व्यक्तिगत तौर पर भी दौलतमंद थी। अपनी वसीयत में उसने अपनी सारी चल और अचल संपत्ति मुझे दी है। सत्यानाश! असल में वो पुरानी वसीयत थी, तब तक जबकि हम पति पत्नी की तरह इकट्ठे रहते थे। अलहदगी के बाद से वो वसीयत बदलने का विषय शायद खाली नहीं आया था। और और
और मंजुला के जिस टेलीफोन कॉल की वजह से मैं अपनी बीवी से लड़ने भागा भागा ज्योति टावर पहुंचा था, पुलिस ने मुझे बताया कि मंजुला ने वैसे कोई कॉल मुझे की ही नहीं थी। क्या? मैं ये बात सुनकर आपसे ज़्यादा हैरान हुआ था, लेकिन बात सच थी। अदालत में सरकारी वकील ने मंजुला के मामा और मामी को पेश किया था, जिनके साथ वो रहती थी। दोनों ने ये बयान दिया था कि उस रात मंजुला उनके घर पर थी और उसने कहीं फ़ोन नहीं किया था। फ़ोन फ़ोन उनके घर की बैठक में लगा हुआ है, और अगर मंजुला ने वहाँ से फ़ोन किया होता तो उसकी खबर उन्हें ज़रूर लगती। शायद उसने कहीं और से फ़ोन किया हो। नहीं, वह हर क्षण उस अपने मामा मामी की जानकारी में फ्लैट में थी। फ़ोन करने के इरादे से अगर मंजुला ने फ्लैट से बाहर कदम रखा होता तो इस बात की खबर उन्हें ज़रूर लगती। और फिर एक बात और भी है। क्या? बाद में खुद मुझे लगने लगा था कि मंजुला फ़ोन पर मुझसे मंजुला ने बात नहीं की थी। उसकी आवाज़ मुझे फ़ोन के वक्त कुछ अजीब सी लगी थी, लेकिन तब मैं समझा था कि वो उत्तेजित थी, क्रोधित थी, इसलिए आवाज़ में कोई नुक्स आ गया था। आपने अदालत में ये कहा था कि आपको शक है कि आपको मंजुला ने नहीं, मंजुला का नाम लेकर किसी और ने फ़ोन किया था, कहा था। लेकिन जवाब में सरकारी वकील ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि पहले मुझे उम्मीद थी कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे खाते झूठ बोल देगी, लेकिन जब उसने ऐसा नहीं किया तो मुझे मजबूरन अपनी कहानी बदल मैंने अपनी कहानी बदल ली थी। और कोई बात? वीरेंद्र कपूर कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, एक बात और, ज्योति टावर की 19वीं मंजिल पर मीना के फ्लैट के एकदम नीचे वाले फ्लैट में कोई अग्रवाल साहब रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बयान दिया था कि उस रात कोई 12:05 के करीब उन्होंने और उनकी पत्नी के ऊपर वाले फ्लैट में गोली चलने जैसी आवाज़ सुनी थी, और आपने मुंह से कबूल किया था कि आप उस वक्त आसपास मीना के फ्लैट में थे। हाँ, झूठ बोलने की कोई वजह ही नहीं थी। आपकी किसी से अदावत है? क्या मतलब? आपकी निगाह में ऐसा कोई आदमी है जिसको आपको पुलंदा बन जाने की वजह से फ़ायदा पहुंचता हो? क्या बंद जाने की वजह से? आपकी निगाह में ऐसा कोई आदमी है जिसे आपकी मौत से फ़ायदा हो? नहीं, ऐसा कोई आदमी मेरी निगाह में। आप तो वैसे आप भी तो पैसे वाले आदमी हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? अगर आप फांसी पर चढ़ जाएं तो मार पानी आपको मार पानी किसे हासिल होगा? मंजुला, मेरे चचेरे भाई प्रशांत और मतवाल चंद को। 2 तिहाई के करीब मंजुला को, 1 तिहाई के करीब प्रशांत को और 20,000 रुपये मतवाल चंद को। मतवाल चंद कौन है? मेरा नौकर है, मेरा घर पर देखता है। इन लोगों को ये मालूम है कि आपकी मौत के बाद इन्हें आपकी दौलत में से हिस्सा मिलेगा। मतवाल चंद को 20,000 रुपये के बारे में मालूम है, लेकिन वह मामूली रकम है। और मतवाल चंद एक परखा हुआ वफादार आदमी है। मंजुला और प्रशांत को कुछ नहीं मालूम। क्या अभी भी नहीं मालूम? आपका मुझे पता नहीं, शायद उन्हें शुरू से मालूम हो, लेकिन आपको ना मालूम हो कि उन्हें मालूम है। कपूर एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, शायद। आपके दोनों पार्टनरों में से कोई, सुनील ने सवाल किया, आपको रास्ते के हटाने की कोशिश कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई साहब। हकीकत यह है कि हमारी कंपनी सिर्फ मेरे दम पर चल रही है। कंपनी का पट्टा बिठा देने से मेरा न होना ही काफ़ी है। पिछले 5 सालों से कंपनी वैसे भी बड़ी डामाडोल हाल में चल रही थी। मैं ना होता तक कब की बंद हो गई होती। और ये बात मेरे पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यानी कि कंपनी से आपको कोई खास कमाई भी नहीं हो रही है। जी हाँ, आय के मेरे और भी साधन है, इसलिए सिलसिला चल रहा है। कंपनी की पार्टनरशिप से जो पैसा मुझे हासिल होता है, उससे मैं रोज़मर्रा खर्चन चलाना मुहाल है। फिर भी आप दावा करते हैं कि आप निर्दोष हैं, तो जाहिर है कि आपको फंसाया गया है। यह भी जाहिर है कि ऐसा असली हत्यारे ने नहीं किया होगा।
कपूर साहब, आपकी गति इस बात में है कि आने वाले 5 दिनों में असली हत्यारा न केवल गिरफ्तार हो जाए बल्कि ये सिद्ध हो जाए कि वह असली हत्यारा है। मैं कहकर आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता कि ये काम असंभव है, लेकिन इतने कम समय में ये काम संभव कैसे होगा इसका कोई तरीका फ़िलहाल मुझे नहीं सूझ रहा। बहरहाल दिल-जान से कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। अब सिर्फ मुझे आपका ही भरोसा है भाई साहब। भरोसा भगवान पर रखिए, मैं एक अदना आदमी हूँ। वीरेंद्र कपूर खामोश रहा। कपूर साहब, सुनील बोला, इस केस से संबंधित तकरीबन लोगों को मैं नहीं जानता। कुछ ही मैंने शक्ल ही नहीं कुछ की तो मैंने शक्ल ही नहीं देखे। कुछ की शक्ल देखी होगी तो मैं उन्हें भूल चुका हूँगा। इसलिए सबसे पहले यही ज़रूरी है कि मैं बहुत जल्दी हर किसी से मिल पाऊँ, और वह मुलाकात आपकी अध्यक्षता में होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके हित को समझदार लोग सहायक सहयोग देने से नहीं इनकार करें, बल्कि इसमें पूरा जोश खरोश भी दिखाएं। लेकिन आप जेल में बंद हैं, आपकी मौजूदगी में ऐसी मुलाकातें हो सकती हैं, यही हो सकती हैं। कैसे? मैंने वार्डन को फिक्स कर दिया है। अच्छा है। कैसे? बस कर लिया, रिश्वत देकर। मेरे लिए अब इस पैसे की क्या अहमियत है भाई साहब? वीरेंद्र कपूर असहाय भाव से बोला। आज की तारीख में जो कुछ मेरा फांसी को फांसी हो जाने की सूरत में मुझसे अपने साथ तो ले नहीं जा सकता। आप ठीक फरमा रहे हैं। वीरेंद्र कपूर खामोश रहा। अच्छी बात है, सुनील तो बोला, मैं रुखसत होता हूँ, कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। वीरेंद्र कपूर भी सहमति में सिर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। वीरेंद्र ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, सुनील साहब, इस संदर्भ में होने वाले किसी भी तरह के खर्चे की परवाह मत कीजिएगा। मुकदमा के दौरान मेरा काफ़ी खर्चा हो चुका है, लेकिन फिर भी कभी मेरे पास बहुत पैसा बाकी है जो मौजूदा हालात में मेरे किसी काम का नहीं। आप चिंता मत कीजिए। दोनों कमरे से बाहर निकले। वार्डन बार कुर्सी पर बैठा ऊँगता सा बैठा था। दरवाज़ा खुलता पाकर हड़बड़ाकर उठ गया। सुनील विचित्र निगाहों से वार्डन को देखता हुआ वहाँ से विदा हो गया। सोमवार सुबह वीरेंद्र कपूर को फिर वार्डन के ऑफिस में ले जाया गया। बाहरी कमरे में वार्डन बैठा था। वीरेंद्र कपूर ने उसका अभिवादन किया। वार्डन ने गर्दन हिलाकर फिर बोला, बहुत लोग मिलने आए हैं तुमसे, भीतर बैठे हैं सब। शुक्रिया, वीरेंद्र कपूर बोला, भीतर कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा। सुनो, वीरेंद्र कपूर टिटका, मैं तुम्हारी खातिर बहुत रिस्क ले रहा हूँ। वार्डन बोला, रिस्क तुम मेरी खातिर नहीं, 50,000 रुपये की खातिर ले रहे हो। वीरेंद्र कपूर शर्त स्वर में बोला, जो कि अभी मुझसे मिले नहीं है। हौसला रखो, मैं अपने पार्टनर को बुलाता हूँ। दोपहर तक रकम तुम्हारी मुट्ठी में होगी। अच्छी बात है। वीरेंद्र कपूर दरवाजा खोलकर भीतर कमरे में दाखिल हुआ। उसने भीतर मौजूद लोगों का सरसरा निगाह डाली। उसकी निगाह रमेश मल्होत्रा पर आकर टिटक गई। उसने हाथ के इशारे से रमेश मल्होत्रा का स्वामी बुलाया और उल्टे पांव कमरे से बाहर निकल गया। रमेश मल्होत्रा उसके पीछे पीछे बाहरी कमरे में आ गया। वह एक लगभग 35 साल का लंबा चौड़ा खूबसूरत आदमी था। वह एक शानदार सूट पहने था और उसकी सूट से मैच करती नेक टाई में हीरे का पिन जगमगा रहा था। वीरेंद्र कपूर ने उसके कान में कुछ कहा। रमेश मल्होत्रा ने गंभीरता से वार्डन की तरफ निगाह डाली और फिर सहमति से सिर हिलाते हुए बोला, दोपहर तक। वीरेंद्र कपूर ने वार्डन की तरफ देखा। ठीक है, वार्डन बोला। वीरेंद्र कपूर रमेश मल्होत्रा के साथ वापस भीतरी कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में मौजूद सब सूरतें वीरेंद्र कपूर की जानी पहचानी थी। वहाँ रमेश मल्होत्रा के अतिरिक्त सुनील, उसका दूसरा पार्टनर प्रकाश अग्रवाल, उसका चचेरा भाई प्रशांत कपूर, उसकी गर्लफ्रेंड मंजुला और कंपनी का अकाउंटेंट गोपीनाथ और कंपनी में उसकी भूतपूर्व सेक्रेटरी किरण मौजूद थी। इस बार वीरेंद्र कपूर ने सबका अभिवादन किया और आगे बढ़कर सुनील के बगल में बैठ गया। उसने देखा मंजुला बड़ी भावभील निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। वह तनिक मुस्कुराया, फिर अपने बड़े आश्वासनपूर्ण ढंग से उसकी तरफ हाथ हिलाया। मंजिला अपने स्थान से उठी। उसका मतलब समझकर वीरेंद्र कपूर के दूसरे पहलू में बैठा प्रकाश सबर उठ खड़ा हुआ। मंजुला उसके द्वारा खाली गई कुर्सी पर बैठ गई और वीरेंद्र कपूर के साथ सट गई। प्रकाश सबर और उसके स्थान पर जा बैठा। सबसे पहले वीरेंद्र कपूर ने सुनील से सबका परिचय करवाया और उन्होंने बताया कि सुनील से उसे क्या उम्मीदें थी।
सबने बड़ी हैरानी भरी निगाहों से सुनील की तरफ देखा। सुनील लापरवाही से उसका प्रदर्शन करता हुआ टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था, सिगरेट की कश लगा रहा था, लेकिन हकीकतन उसकी पैनी निगाह वहाँ मौजूद एक आदमी पर को परख रही थी। भाई साहब, प्रशांत कपूर बोला, आप समझते हैं कि अभी भी कुछ हो सकता है? इसका बेहतर जवाब तो हमें मिस्टर सुनील ली दे सकते हैं, वीरेंद्र कपूर बोला। प्रशांत कपूर ने बड़े संदिग्ध भाव से सुनील की तरफ देखा। सुनील ने भी बड़ी गौर से उसका फिर से मुआयना किया। वह अपनी उम्र के लिहाज से बहुत मोटा आदमी था। उसके चेहरे पर चढ़ी चर्बी इस बात की साफ चुगली कर रही थी कि वह बहुत खाने पीने वाला आदमी था। तभी दरवाजा खोला और एक आदमी ने भीतर कदम रखा। वह रमाकांत था। सुनील ने उसे इशारे से अपने पास बुला लिया। कुर्सियां इधर उधर सरका सरका कर रमाकांत कुर्सी के लिए एक जगह बनाई। ये मेरे दोस्त रमाकांत जी हैं, सुनील बोला। ऐसे मामलों में इनकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। कोई और कुछ न बोला। फिर वीरेंद्र कपूर ने रमाकांत का भी सबसे परिचय कराया। साहबान, सुनील बोला, आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आप सब कपूर साहब के हितचिंतक हैं और उन्हें आपकी भरपूर मदद की ज़रूरत है। कपूर साहब को एक चिट्ठी मिली है जिसमें हमें फैसला करने के लिए मजबूर करती है कि अभी भी इनकी बेगुनाही को साबित किया जा सकता है। कैसे चिट्ठी? रमेश मल्होत्रा ने पूछा। वीरेंद्र कपूर ने अपनी जेब से चिट्ठी निकाली, उसे पढ़कर सबको बुलाया सुनाया। वीरेंद्र, मंजिला उसकी बांह दबाती हुई उत्साहपूर्ण स्वर में बोले, अब तो तुम आज़ाद कर दी जाओगे ना? इतना काम इतना आसान नहीं है, उत्तर सुनील ने दिया। हमें पहले न केवल चिट्ठी लिखने वाले को तलाश करना होगा, बल्कि उसकी मदद से हमें असली हत्यारे का भी पता लगाना होगा। और ये काम हमने शनिवार से पहले ही करना है। लेकिन ये चिट्ठी तो साबित करती है कि वीरेंद्र कपूर हत्यारा नहीं है, प्रशांत कपूर बोला। मैं तो पहले दिन से जानता था कि मेरा भाई हत्यारा नहीं है। वीरेंद्र हत्यारा हो ही नहीं सकता। ये जॉन बस्को कौन है? किरण बोले। वह मंजुला से 2-3 साल बड़ी जरूर थी, लेकिन खूबसूरती में वह उससे किसी कदर कम न थी। चिट्ठी में साफ लिखा, सुनील बोला, कि जॉन बस्को रौनक बाजार के रेस्टोरेंट चलाता है। जाहिर है कि वह कथित बिल्ले को जानता है। मुझे तो बिल्ला कोई जरायम पेशा आदमी लगता है, प्रकाश सब्रावल बोला। सरासर मुमकिन है, सुनील बोला। इसलिए तो वो खुलकर सामने आने से डरता है। लेकिन आदमी वह कैसा भी हो, उसकी चिट्ठी से ईमानदारी झलकती है। उसकी चिट्ठी लिखना इस बात का सबूत है कि वो दिल से कपूर साहब की मदद करना चाहता है। हमें इस आदमी को फौरन तलाश करना चाहिए, मंजुला बोली। वह तो हम करेंगे, लेकिन उसको खोज निकालने भर से काम सारी समस्या हल नहीं हो जाएगी। हमें हमारे सामने सबसे बड़ा काम है बहुत सीमित समय में असली हत्यारे को तलाश करना। आप लोगों के यहाँ बुलाने का उद्देश्य यही कि इस अभियान में आप लोग जी जान से अपना योगदान दें। हम क्या कर सकते हैं? रमेश मल्होत्रा बोला। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोग वाकई कपूर साहब के चिंतक हैं, तो आप सबको जासूस बनना होगा। मन वचन कर्म से असली हत्यारे को तलाश करने की कोशिश करनी होगी। अगर ये कोई साधारण केस होता तो इसके लिए बाकी उद्धरने के लिए मैं और मेरे दोस्त रमाकांत काफ़ी थे। लेकिन यह असाधारण केस है जिसमें हमने केवल 5 दिन का में एक करिश्मा करके दिखाना है। और साहबान, ये करिश्मा अगर हो सकता है तो आप लोगों के बराबर हाथ पांव हिलाने से हो सकता है। बिल्ली की चिट्ठी कपूर साहब की मौजूदा अंधेरी जिंदगी में आशा की इकलौती किरण है। कोई कुछ ना बोला। आप लोग इस केस की तमाम बारीकियां से वाकिफ हैं। यहाँ वो साहब भी मौजूद हैं। सुनील रमेश मल्होत्रा की सुनील रमेश मल्होत्रा की तरफ इशारा करता हुआ बोला, जिनकी जिंदगी में लाश बरामद हुई थी, जिनकी मौजूदगी में लाश बरामद हुई थी, और वो साहब भी मौजूद हैं। सुनील ने प्रकाश सब्रवाल की तरफ इशारा किया, जिनके पास वैसी वेबल स्कॉट रिवॉल्वर है जैसे रिवॉल्वर से मिसेज मीना कपूर का कत्ल हुआ था। मिसेज मंजुला ये मालूम करने में हमारी मदद कर सकती हैं कि हत्या की रात को इनकी आवाज़ की बड़ी शानदार नकल करने किसने कपूर साहब को टेलीफोन किया था। लेकिन आप लोगों को जो सबसे बड़ी उम्मीद मैं कर रहा हूँ वह है कि शायद कोई ये बता सके कि मिसेज मीना कपूर के कत्ल के पीछे क्या उद्देश्य था। क्या कत्ल मिसेज मीना कपूर से पीछे छुड़ाने की नीयत से किया गया था? क्या ये एक क्या ये इत्तेफाक था कि कपूर साहब उस
इस कत्ल के लपेटे में आ जाएं, या उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था? या क्या मिसेज मीना कपूर का कत्ल महज इसलिए किया गया है कि उनकी हत्या के इल्ज़ाम में उनके पति को फांसी को उनके पति को फांसी उनको उनके पति को फंसाकर उन्हें भी इस दुनिया से रुखसत किया जा सके? सुनील अपने शब्दों की प्रतिक्रिया देखने के लिए एक क्षण को टिटका और फिर बोला, सवाल यह भी पैदा होता है कि अगर मीना मर्डर केस के पीछे हत्यारे का मुख्य उद्देश्य कपूर साहब का पत्ता साफ करना था, तो वो सीधे कपूर साहब का ही कत्ल क्यों नहीं कर दिया? साहबान, आप लोगों ने सवालों का जवाब तलाश करने की भरपूर कोशिश करनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों में से किसी के पास इन सवालों का जवाब तो है। इसका मतलब तो यह हुआ, प्रकाश सभरवाल आगे बोला, कि तुम हम में से किसी को हत्यारा समझते हो? ये मैं नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, सुनील बोला। मैं बस ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कानून ने तो कपूर साहब को बेगुनाह नहीं माना, लेकिन आप लोगों को, जो कि कपूर साहब के चिंतक हैं, बिजनेस में इनके पार्टनर, रिश्तेदार हैं, अजीज दोस्त हैं, कपूर साहब की बेगुनाही पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आप लोग निश्चय ही बेहिचक ये कह सकते होंगे कि कपूर साहब हत्यारे नहीं। इन हालात में अगर आपको फंसाने के लिए किया गया है, तो आप लोगों में से किसी को इस बात का कोई अंदाज़ा हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया हो? इतना तो आप भी मानेंगे कि ये बात युक्ति संगत नहीं है कि किसी अजनबी ने पति को फंसाने की नीयत से पत्नी का कत्ल कर दिया हो। हर कत्ल के पीछे कोई उद्देश्य होता है, किसी के नफ़े नुकसान का कोई सिलसिला होता है। अगर इस लिहाज से यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोई अपना ही पीठ पर छुरा घूमने पर आमादा हुआ है। आप ठीक कह रहे हैं, मंजुला बोले। अब आप बताइए कि हमें करना क्या चाहिए? सुनील बोला। सुनील बोला, इस केस की 4 विशिष्ट बातें हैं जिनकी हमें तफ्तीश करनी है। पहली बात है चाबियाँ। मीना के फ्लैट पर लगे ताले की 2 चाबियाँ उपलब्ध हैं। एक मीना के अधिकार में थी और दूसरी कपूर साहब के पास। मीना की चाबी बंद फ्लैट के भीतर पाई गई थी और कपूर साहब की चाबी इनके पास थी। अगर हम ये सब मानते हैं कि कपूर साहब हत्यारे नहीं, तो हमें ये भी मानना होगा कि फ्लैट का ताला हत्यारे ने लगाया था। कपूर साहब की चाबी हर क्षण उनके अधिकार में थी और मीना की चाबी बंद फ्लैट के भीतर पाई गई थी। अगर हत्यारा कोई और है, तो सवाल ये है कि ऐसा कैसे संभव हुआ? हत्या के बाद फ्लैट का ताला किसने लगाया, कैसे लगाया? ये एक बहुत अहम बात है, जिसका जवाब मालूम करने के लिए हमने जी जान की कोशिश करनी है। दूसरी बात जो हमें मालूम करनी है, वो ये है कि कपूर साहब की वेबले स्कॉट रिवॉल्वर कहाँ गायब हुए? मीना मीना का कत्ल करने के लिए किसने उस रिवॉल्वर को कपूर साहब के फ्लैट में चोरी किया? किसने उस रिवॉल्वर को कपूर साहब के फ्लैट से चोरी किया? सुनील एक झटका और फिर बोला, तीसरी बात, हमें उस टेलीफोन कॉल की तफ्तीश करनी है जो कपूर साहब के कथन अनुसार हत्या की रात को मंजुला ने उन्हें की थी। अगर किसी और लड़की ने इस हद तक मंजुला की आवाज़ से नकल कर ली थी कि कपूर साहब धोखा खा गए, तो वह लड़की मंजुला के बहुत अच्छी तरह से जानती होनी चाहिए। मैं ऐसे किसी लड़की को नहीं जानती जो मेरी आवाज़ की हूबहू नकल कर सकती हो, मंजुला बोली। फिर भी ऐसे कोई लड़की रही तो ज़रूर होगी। जो लड़की आपको बहुत अच्छी तरह से जानती नहीं होगी, वो आपकी आवाज़ हूबहू भला कैसे कर पाएगी? मंजुला खामोश है। चौथी और आखिरी बात, गोली चलने की आवाज़। सुनील बोला, ज्योति टावर की 19वीं मंजिल पर मीना के फ्लैट के एकदम नीचे वाले फ्लैट में कोई अग्रवाल साहब रहते हैं, जिन्होंने 12:05 पर मीना के फ्लैट में गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। कपूर साहब ने खुद अपने मुंह से यह आवाज़ कबूल किया है कि 12 बजे पर वह मीना के फ्लैट पर उसके साथ थे,
लेकिन गोली उन्होंने नहीं चलाई थी। इस अहम सवाल का जवाब भी हमें तलाश करना है कि कैसे संभव हुआ कि उस रात 12:05 पर मीना के फ्लैट पर गोली चलने की आवाज़ सुनी गई। हजरात, इन चार बातों इन चार सवालों के जवाब हमें मिल जाएं तो हम फिर हत्यारे की तलाश कर लेना दो जमा दो चार जैसे मामूली काम होगी। लेकिन यही चार सवाल, रमेश मल्होत्रा बोला, और इसका जवाब हासिल करने की ज़रूरत आज से हमें पहले क्यों नहीं महसूस की गई? मेरी नादानी की वजह से। वीरेंद्र नर्वस भाव से बोला, कल तक मैंने अपने आप को अपनी तकदीर के हवाले किया हुआ था और मुझे अपना कैसा भी अंजाम कबूल था, क्योंकि मेरा दिल टूट चुका था और मेरे मन से जीवित रहने का इच्छा खत्म हो गई थी। लेकिन अब मैं अपने को बेगुनाह साबित करने की कोई कोशिश उठा नहीं रखना चाहता, चाहे मैं इसके लिए कोशिश में कामयाब ना हो सकूं। लेकिन अब मैं अपने मन में ये मलाल लेकर दुनिया में रुखसत नहीं होना चाहता कि अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। रमेश मल्होत्रा फिर नहीं बोला। कुछ क्षण खामोशी छाई रही। फिर प्रशांत कपूर ने खंखार कर गला साफ किया और फिर बोला, मेरे ख्याल से वीरेंद्र की रिवॉल्वर की चोरी के सिलसिले में हमें उसके नौकर मतवार चंद को टटोलना चाहिए। सुझाव अच्छा है, सुनील बोला। हम मतवाल चंद को जरूर टटोलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बिल्ली की तलाश करनी है। वह काम हमने असली हत्यारे की बिल्ली की खबर को जाने से पहले करना है। ये काम मैं करने को तैयार हूँ, रमेश मल्होत्रा बोला। मैं न केवल इस आदमी को तलाश कर लूंगा, बल्कि मैं उससे ज़बरदस्ती कबूलवा भी लूंगा कि वह क्या जानता है। यह कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं है मिस्टर मल्होत्रा, सुनील शुष्क स्वर में बोला। जो आदमी अपनी राजी से कपूर साहब आपकी मदद करने को तैयार है, उसे जोर जबरदस्ती का क्या फ़ायदा? हमें उस आदमी पर यह जाहिर नहीं करना है कि हम लोग साधन संपन्न हैं और जैसे चाहे वह उसके साथ वैसे पेश आ सकते हैं। ऐसी नीयत जाहिर करने पर तो हमारे पास वो भटकेगा भी नहीं। हमने तो उस पर जाहिर करना है कि हमें उसकी मेहरबानी की तलबगार हैं। फिर तो ये काम मुझे करना चाहिए, मंजुला उत्साहपूर्ण स्वर में बोले। औरत को भी उसूलन कमज़ोर मान लिया जाता है और औरत पर लोग ज़्यादा आसानी से मेहरबान होने लगते हैं, खास तौर से खूबसूरत औरत पर, सुनील बोला। मंजुला मुस्कुराई। नहीं, वीरेंद्र कपूर विरोधपूर्ण स्वर में बोला। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी जराइम पेश आदमी के संपर्क में आओ। ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। पागल मत बनो डार्लिंग, मुझे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस काम में एक एक किरण बोल पड़े, मैं भी मंजुला के साथ देने को तैयार हूँ, और फिर इनकी हिफाजत के लिए मैं भी इनके साथ होऊंगा। सुनील बोला। तुम क्यों? रमेश मल्होत्रा बोला। हम लोगों में से कोई क्यों नहीं? प्रकाश क्यों नहीं? प्रशांत क्यों नहीं? तुम खामखा बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहे हो प्यारे लाल, सुनील से स्वर में बोला। इस मामले में टांग अड़ाने से बेहतर होगा कि तुम अपने पार्टनर के हित में किसी ऐसे काम में पिज्जा खवाओ जिसका कि तजुर्बा हो। बिल्ले जैसे लोगों को हैंडल करने का तजुर्बा मुझे, इसलिए ये काम मुझे करने दो। रमेश मल्होत्रा खामोश रहा। जैसा कि आप लोगों को मालूम तो हो चुका है, सुनील बुदले स्वर में बोला। हमें यहाँ जेल में कपूर साहब से मिलने की सुविधा प्राप्त है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अगर आप में से किसी को कोई नई फायदेमंद बात मालूम हो तो आप उसकी कपूर साहब फौरन कपूर साहब को करने की कोशिश कीजिए। ओके? सबने सहमति में सिर हिलाया। और ये बात मैं आप लोगों को फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि हम सब ने एक टीम के रूप में काम करना है और काम के दौरान टीम जैसा ही सहयोग और सद्भाव की भावना अपने मन में रखनी है। अगर आप लोग कपूर साहब के सच्चे हितचिंतक हैं तो आने वाले 5 दिनों में आपको अपने तमाम निजी स्वार्थों को छोड़कर कपूर साहब को बेगुनाह साबित करने के लिए काम को ही तरजीह देनी होगी। ओके? सबने फिर सहमति में सिर हिलाया। उसके बाद सभा विसर्जित हो गई। सोमवार दोपहर रमाकांत और सुनील जेल के विशाल फाटक से बाहर निकले।
वे वहाँ से थोड़ी दूर खड़ी रमाकांत की इम्पाला के पास जा खड़े हुए। दोनों ने कार का सहारा ले लिया और अपने अपने ब्रांड का सिगरेट सुलगा लिया। खूब बोर किया प्यारियों, शर्मा रमाकांत बोला। अरे, सुनील से हैरानी से बोला, इतनी दिलचस्प बातें हुई और तुम बोर हो गए? ऐसी की तैसी मैं घुस गई दिलचस्प बातें। मुझे तो ये लग रहा किसी के क्रियाक्रम में शामिल होने गया था। सुनील हंसा। लानत है, लानत की बात है कि दो दो निहायत हसीन छोकरियों की मौजूदगी के बावजूद भी बोर होना पड़ा। वो दोनों छोकरियां बुक हैं। एक जो कपूर की गर्लफ्रेंड है, वह भी काय की बुक है। शनिवार को उसकी बुकिंग भी कैंसिल हो जाएगी। दूसरी भी। सुनील ने एक संकेत किया। उधर देखो। रमाकांत ने सुनील को निर्देशित दिशा में निगाह दौड़ाई। और फाटक के थोड़ा परे एक पेड़ की ओट में प्रकाश सबरवाल और किरण खड़े थे और कुछ खुसर फुसर कर रहे थे। तभी फाटक में से पहले रमेश मल्होत्रा, गोपीनाथ और फिर प्रशांत कपूर मंजुला बाहर निकले। उन पर निगाह पड़ते ही प्रकाश सबरवाल और निगाह किरण की खुसर फुसर फौरन बंद हो गई। रमेश मल्होत्रा, गोपीनाथ, प्रशांत कपूर और मंजुला के साथ एक खड़ी एक विशाल शेवरलेट कार की ओर बढ़ा। प्रकाश सबरवाल और किरण भी दूसरी ओर कार की ओर बढ़े। कार के समय पहुंचकर वे 6 जने आपस में बातें करने लगे। रमाकांत ने चार मीनार का नया सिगरेट सुलगाया और उसका तन्हाई लंबा कैच लेता हुआ बोला, तुम्हारे ख्याल से इन्हीं 6 जनों में से कोई हत्यारा है? हाँ, सुनील बोला। और मेरा ख्याल नहीं, मेरा दावा है। मैंने पहले ही कहा था कि किसी ने भी हत्या की है, उसका कपूर दंपति को खूब अच्छी तरह से जानता होना इंतहाई जरूरी है। केस में कई ऐसी अंदरूनी बातें हैं जिनकी जानकारी के बिना कोई किसी के लिए कत्ल करके बचा रह पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे अंदरूनी बातें कोई अजनबी नहीं जान सकता, कोई परिवार का मित्र ही जान सकता है। मसलन कोई अजनबी ये कैसे जान सकता था कि कपूर अपनी रिवॉल्वर कहाँ रखता था, या कोई अजनबी कैसे जान सकता था कि पति पत्नी तनाव की स्थिति चल रही थी और अलहदगी हो चुकी थी। कोई अजनबी कैसे जान सकता था कि कपूर से मंजुला की तौहीन बर्दाश्त नहीं होगी। वो मरने मारने पर उतारू होकर अनन फनन अपनी बीवी के फ्लैट पर पहुंच जाएगा। पत्नी के कत्ल में पति को बचाने के लिए जिन बातों का हाथ था, उनमें से किसी को भी किसी अजनबी को जानकारी होना संभव नहीं लगता। लेकिन ये लोग तो शराफत और कपूर के प्रति निष्ठा के पुतले मालूम होते हैं। लगता तो नहीं इनमें से कोई हो। हत्यारा नहीं लगता, इसलिए अभी तक बचा हुआ है। यानी कि इस बात की तो तुम गारंटी इस बात की गारंटी कि हत्यारा वीरेंद्र कपूर नहीं है सरासर? और उस बिल्ली कुत्ते के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वह कैसे जानता है कि कपूर हत्यारा नहीं है? ये तो उसकी चिट्ठी से ही जाहिर है कि एन घटना के वक्त वह इमारत में मौजूद था। वह जरूर उसने ऐसा कुछ देखा कि जो निर्बाध रूप से ये सिद्ध करता है कि कपूर हत्यारा नहीं है। मुमकिन है उसने असली हत्यारा को भी देखा हो, यह नहीं कि उसने कत्ल होता देखा हो। मुमकिन है वह खुद उस इमारत में क्या कर रहा था। उसने खुद कहा है कि वह वहाँ कर रहा था वो, और उसे कानून की गिरफ्त में फंसवा देने वाला अपराध है। मुमकिन है कोई चोर हो जो कहीं चोरी की नीयत से वहाँ घुसा हो। सुनील ने अपने सिगरेट का आखिरी कश लेकर एक और उछाल दिया। तब रमाकांत चार मीनार का तीसरा सिगरेट सुलगा चुका था। 32 32